हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईडू मेंटोर प्रीति शर्मा चैनल। आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसका कॉन्सेप्ट, इसका जो आंसर है वो लिखा हुआ है। और वर्बली जो मैं आपको समझाऊंगी वो भी दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को आसानी से ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो चलिए, एग्जामिन एरिस्टोटल्स व्यूज़ ऑन रिवॉल्यूशन। अरस्तु के क्रांति पर विचार। तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, जब हम रिवॉल्यूशन यानी क्रांति शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? वायलेंस, रिबेलियन, गवर्नमेंट का गिर जाना। लेकिन एरिस्टोटल के लिए रिवॉल्यूशन का मीनिंग सिर्फ वायलेंट अपराइजिंग नहीं था। उनके अकॉर्डिंग अगर किसी स्टेट में किसी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर में बड़ा चेंज आ जाए तो उसे भी रिवॉल्यूशन कहा जा सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग अगर किसी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर में बड़ा चेंज आ जाए तो उसे भी रिवॉल्यूशन कहा जा सकता है। यही एरिस्टोटल की जो थ्योरी है उसको यूनिक बनाता है। ओके, देखिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, जो भी हम एग्ज़ाम में जाके जो भी क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं उस क्वेश्चन को पहले अगर हम लिख रहे हैं तो इंट्रो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि भाई हम एक एमए लेवल पे पढ़ रहे हैं, है ना। जब एक हायर एजुकेशन हम ले रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो एक इंट्रो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आंसर को एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, एरिस्टोटल व्यूज़ ऑन रिवॉल्यूशन, क्रांति, मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन, क्रांति का अर्थ। तो अब देखिए, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग रिवॉल्यूशन का मतलब है स्टेट की एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट में चेंज। ये चेंज वायलेंट भी हो सकता है और पीसफुली भी। सिंपल वर्ड्स में जब पॉलिटिकल सिस्टम अपना पुराना फॉर्म छोड़कर नया फॉर्म ले आता है तो उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। ओके, अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो व्हाई डू रिवॉल्यूशंस अकर? क्रांति क्यों होती है? अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आखिर रिवॉल्यूशन होती क्यों है? एरिस्टोटल ने इसका बहुत प्रैक्टिकल आंसर दिया है, इनइक्वालिटी एंड जस्टिस। इनइक्वालिटी एंड जस्टिस। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा कॉज है इनइक्वालिटी यानी कि असमानता और इनजस्टिस यानी कि अन्याय। जब लोगों को लगता है कि उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो उनके राइट्स छीने जा रहे हैं या उनके राइट छीने जा रहे हैं या कुछ लोगों को स्पेशल प्रिविलेज मिल रहे हैं, है ना। तो डिसैटिस्फैक्शन पैदा होती है और वही डिसैटिस्फैक्शन धीरे धीरे रिवॉल्यूशन में बदल सकती है। इसलिए एरिस्टोटल कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का फाउंडेशन जस्टिस है। सेकंड पॉइंट है डिज़ायर ऑफ इक्वलिटी, समानता की इच्छा। समानता की इच्छा। तो देखो स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देते हैं, जो लोग डिप्राइव्ड होते हैं वो इक्वलिटी चाहते हैं और जो लोग प्रिविलेज्ड होते हैं वो अपने प्रिविलेजेस को मेंटेन करना चाहते हैं। यही कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में टेंशन क्रिएट करता है और जब टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो रिवॉल्यूशन की सिचुएशन है वो भी बन जाती है। ओके, जो लोग स्वयं को उपेक्षित या वंचित समझते हैं वे समान अधिकारों की मांग करते हैं। वही विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अपने अधिकार बनाए रखना चाहते हैं। वही संघर्ष क्रांति को जन्म देता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है अब्यूज़ ऑफ पावर। थर्ड पॉइंट है अब्यूज़ ऑफ पावर, जिसको हिंदी में बोलते हैं शासकों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग, है ना, सत्ता का दुरुपयोग। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जब रूलर्स
पब्लिक वेलफेयर को भूलकर अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पावर का यूज़ करते हैं, तब सिटीजन्स का ट्रस्ट टूटने लगता है। तो इससे क्या हो जाएगा, करप्शन पैदा होगा, फेवरेटिज़म होगा, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी होगी। तो ये सब रिवॉल्यूशन को, देखो ये सब रिवॉल्यूशन को जन्म दे सकते हैं, यानी बाद में गवर्नमेंट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मेजर रीज़न बन सकती है। ओके, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता। तो एरिस्टोटल ने इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी इम्पॉर्टेंट माना। उनके अकॉर्डिंग अगर सोसाइटी में रिच और पुअर, ठीक है, रिच और पुअर के बीच में अगर गैप बहुत ज़्यादा हो जाए तो सोशल टेंशन बढ़ने लगती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इवेंचुअली पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, एम्बिशन एंड पावर स्ट्रक्चर, महत्वाकांक्षा एवं सत्ता संघर्ष। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एरिस्टोटल कहते हैं कि कई बार रिवॉल्यूशन पब्लिक ग्राइंडमेंट्स की वजह से नहीं बल्कि लीडर्स की पर्सनल एम्बिशन की वजह से भी होती है। महत्वाकांक्षा एवं सत्ता संघर्ष। तो देखो, बहुत बार एरिस्टोटल कहते हैं कि कई बार रिवॉल्यूशन पब्लिक ग्रीवेंसेस की वजह से नहीं बल्कि लीडर्स की पर्सनल एम्बिशन की वजह से भी होती है। पॉलिटिकल लीडर्स पावर के लिए कॉम्पीट करते हैं और ये कंपटीशन कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस और रिवॉल्यूशन का रीज़न बन सकता है। ओके, प्रिवेंशन ऑफ रिवॉल्यूशन, क्रांति को कैसा रोका जाए। अब एरिस्टोटल सिर्फ कॉजेज़ नहीं बताते, ठीक है, वो सॉल्यूशन भी देते हैं और ये पार्ट एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए यहाँ से। फर्स्ट है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। एरिस्टोटल कहते हैं कि स्टेट में इंडिविजुअल्स का नहीं, लॉज का रूल होना चाहिए, है ना। अगर रूलर्स भी लॉ के अंडर काम करेंगे तो मिसयूज़ ऑफ पावर कम होगा और स्टेबिलिटी बनी रहेगी, है ना, स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय, सिटीजन्स को फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। जस्टिस ही रिवॉल्यूशन को रोकने का सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मिडिल क्लास, स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास। ठीक है, मध्यम वर्ग का महत्व। तो ये एरिस्टोटल का सबसे फेमस पॉइंट है। उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास इज़ द बैकबोन ऑफ अ स्टेबल स्टेट। ठीक है, इस स्टेटमेंट को ना लिख देती हूँ मैं। ठीक है, इस लाइन को आपको याद रखना है। एरिस्टोटल ने कहा था स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास इज़ द बैकबोन ऑफ स्टेबल स्टेट। तो इस लाइन को आपको याद रखना है। एरिस्टोटल ने कहा था स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास इज़ द बैकबोन ऑफ अ स्टेबल स्टेट। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास का बहुत रिच होता, क्योंकि जो मिडिल क्लास ना बहुत रिच होती है और ना ही बहुत ज़्यादा पुअर होती है ना, इसलिए वो सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट करता है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जहाँ मिडिल क्लास स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ रिवॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। ओके, मॉडरेट गवर्नमेंट, संयमित शासन या संतुलित शासन व्यवस्था। तो एरिस्टोटल एक्सट्रीम्स के अगेंस्ट थे। उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को बैलेंस्ड और मॉडरेट होना चाहिए। एक्सेसिव पावर और एक्सेसिव इनइक्वालिटी दोनों डेंजरस होते हैं। सिविक्स एजुकेशन यानी कि नागरिक शिक्षा,
एरिस्टोटल कहते हैं कि सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और सिविक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एजुकेशन मिलनी चाहिए। एजुकेटेड सिटीजन्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। ठीक है, अब इसका हम क्रिटिकल एवेल्युएशन करते हैं, क्योंकि ये एमए लेवल का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। इवैल्यूएशन एरिस्टोटल की थ्योरी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक है। ठीक है, उन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के रियल कॉजेस आइडेंटिफाई किए। आज भी इनइक्वालिटी, करप्शन और मिसयूज़ ऑफ पावर रिवॉल्यूशन की मेजर कॉजेस माने जाते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। उनका एनालिसिस मेनली ग्रीक सिटी स्टेट्स पर बेस्ड था। मॉडर्न नेशन स्टेट्स का स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट है और इकोनॉमिक फैक्टर्स का एनालिसिस बाद में मार्क्स ने ज़्यादा डीपली किया। ओके, तो कंक्लूड अगर हम करें तो एरिस्टोटल ने रिवॉल्यूशन को सिर्फ वायलेंट रिबेलियन नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के रूप में समझा। उन्होंने इनइक्वालिटी, इनजस्टिस और मिसयूज़ ऑफ पावर को रिवॉल्यूशन के मेन कॉजेज़ बताए, है ना। साथ ही रूल ऑफ लॉ, पॉलिटिकल जस्टिस और स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कंडीशन माना। इसी वजह से एरिस्टोटल को रिवॉल्यूशन का पहला सिस्टमैटिक और साइंटिफिक एनालिस्ट माना जाता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 5 कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। 5 कीवर्ड्स में क्या क्या है? पहला, इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी यानी कि असमानता। दूसरा, इनजस्टिस। ठीक है, इनजस्टिस यानी कि अन्याय। अब्यूज़ ऑफ पावर, अब्यूज़ ऑफ पावर यानी कि सत्ता का दुरुपयोग। और रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन। और मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्ग। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देते हैं तो एरिस्टोटल के रिवॉल्यूशन वाले आंसर में अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि एरिस्टोटल हमें बताते हैं कि जब समाज में अन्याय और असमानता बढ़ती है तब क्रांति जन्म लेती है। इसलिए स्थिर और सफल राज्य के लिए अन्याय का कानून का शासन और मजबूत मध्यम वर्ग बहुत ज़रूरी है। यही एरिस्टोटल का सबसे बड़ा संदेश है कि अन्याय राज्य को अस्थिर बनाता है और अन्याय क्रांति को जन्म देता है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी और हिंदी मीडियम के भी बच्चों को। बाकी इसमें जो भी चीज़ें लिखी हैं आप उसको एज अ नोट्स भी पढ़ सकते हैं। चलिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।